हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एम क्लासेज। दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का जीएस का सीरीज सेकंड का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कवर करेंगे। इसमें जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होगा। माफ़ करना दोस्तों, ये काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है आपके सामने, किसी वजह से ये आपके सामने नहीं आ पाई थी, 10-15 दिन का गैप हुआ है, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंटिन्यू आती रहेंगी। और देखो, एक चीज़ और बता दूं आपको, थोड़े दिनों बाद आपको डिजिटल पैनल पर भी क्लासें मिलेंगी। डिजिटल पैनल से क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अच्छे से करने की कोशिश करना इस प्रैक्टिस सेट को, और सभी क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते रहना। देखो, आपके सामने है पहला क्वेश्चन कि जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में योगदान की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। यानी 31 जनवरी 2024 की स्थिति तक देखना है आपको कि भारत में विद्युत ऊर्जा की संस्थापित क्षमता में योगदान की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। यानी आपके सामने ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, तो आपको बताना है इन सभी माध्यमों में सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किसके द्वारा होता है, फिर उसके बाद कम यानी घटता हुआ क्रम बताना है इसमें आपको। देखो, पहला दिया हुआ है इसमें तापीय ऊर्जा। देखो, एक चीज़ याद रखना, जो सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है भारत में, वो तापीय ऊर्जा से ही होता है। तकरीबन 55 या 60% कह सकते हो, इतना होता है, 55 से 60% के मध्य होता है। तो इसमें पहला तो सही है। ये देख लो इसमें कि जो तापीय ऊर्जा पहले ऑप्शन में हो, यानी स्टार्टिंग में तापीय ऊर्जा होनी चाहिए, तो ये तो सभी में है। तापीय ऊर्जा के बाद जो होता है वो सौर ऊर्जा के द्वारा उत्पादन होता है, तकरीबन 17-18% के करीब। तो देखो, पहले में तापीय ऊर्जा के बाद सौर ऊर्जा नहीं है, तो पहला काट दो। दूसरा, इसमें तापीय ऊर्जा के बाद इसमें पवन ऊर्जा दी हुई है, ये भी काट दो। तीसरा, इसमें तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बच्चे सी और डी इन दोनों में है तापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। देखो, सौर ऊर्जा के बाद जल विद्युत जो है उससे उत्पादन होता है विद्युत का। तो देखो, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, इन तीन दोनों में दिया हुआ है, ये भी ठीक है। तकरीबन 12-13% के करीब जल विद्युत से उत्पादन होता है। जल विद्युत के बाद आता है नंबर पवन ऊर्जा का, उसके बाद आता है नाभिकीय ऊर्जा का, ठीक है। तो देख लो, सबसे एंड में आएगा नाभिकीय ऊर्जा, तो इसका ऑप्शन डी सही है। सी में एंड में दिया हुआ है पवन ऊर्जा, तो सी को भी काट दो। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। याद रखना, तापीय ऊर्जा से 55 से 60% के बीच, और सौर ऊर्जा से 17-18% के करीब होता है विद्युत उत्पादन। जल ऊर्जा से यानी जल विद्युत से जो होता है 12-13% के करीब होता है। और ये जो पवन ऊर्जा है इससे 10-11% के करीब, नाभिकीय ऊर्जा से 1.5 से 2% के करीब होता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मकर रेखा नहीं गुजरती है, किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बताइए। देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, मकर रेखा के बारे में बताऊं मैं आपको। मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से होकर के गुजरती है। इसमें 4 देश तो आते हैं दक्षिण अमेरिका के, जैसे कि सबसे पहले देखोगे पश्चिमी साइड से, तो इसमें आता है चिली। चिली के बाद आता है इसमें चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील। 4 देश तो इसमें दक्षिण अमेरिका में आते हैं। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं, तो उसमें आते हैं पाँच देश, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और उसके बाद एकमात्र जो महाद्वीप है यानी देश है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर के निकलती है। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। तो देख लो, इसमें पराग्वे से भी निकलती है, अर्जेंटीना से भी, ब्राज़ील से भी, लेकिन बोलिविया इसमें नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें देखो, सूची फर्स्ट में दिए हुए हैं बुद्ध के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, और सूची जो सेकंड है उसमें उससे संबंधित स्थान को दिया हुआ है। जैसे देखो, महात्मा बुद्ध का निधन कहाँ पर हुआ था महात्मा बुद्ध का। देखो, जो निधन हुआ था महात्मा बुद्ध का, उस घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा गया था निधन को। और ये जो हुआ था महात्मा बुद्ध का 80 वर्ष की आयु में हुआ था, और ये कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनगर एयरपोर्ट भी है, ठीक है। देखो, ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। और जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में, ये नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। और प्रथम जो उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, वो सारनाथ में दिया था।
इस घटना को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। तो देख लो इसका सही जवाब हो जाएगा, ए का तो हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति बोधगया में 2, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में। तो 3 2 1 4 इसका सही जवाब है, 3 2 1 4 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में शिव मंदिर है और एक साइड में उनके स्थान दिए हुए हैं। जैसे राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, देखो राज राजेश्वर मंदिर पड़ता है ये तंजौर में, एक का हो जाएगा 2। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, विरूपाक्ष मंदिर है हम्पी में, और बता दो मुझे हम्पी कहाँ पर है। ठीक है, हम्पी के बारे में बता दो, हम्पी कहाँ पर है, इसका एक हो जाएगा। नटराज मंदिर चिदम्बरम में, नटराज मंदिर है चिदम्बरम में, और शिव मंदिर है इसमें भूमरा में। ठीक है, 2 1 4 3 इसका सही जवाब है, 2 1 4 3 ऑप्शन ए। एक सेकेंड, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सितंबर 2023 में एकल अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन बने। यानी सितंबर 2023 में ये घटना हुई है, और एकल अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक अमेरिका के रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। तो बताइए, फ्रैंक रूबियो, जिम लोवेल, पीट कॉनरॉड, सुनीता विलियम्स, बताओ। देखो ये मत समझना इस क्वेश्चन में कि ये जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं ये विश्व में सबसे अधिक समय तक रहने वाले हैं। विश्व के सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले तो व्यक्ति रूस के हैं, जो 438 दिन तक रहे थे। लिख देता हूँ, 438 दिन तक रहे थे रूस के यात्री हैं वो, और उनका नाम था वालेरी वोल्याकोव, वालेरी वोल्याकोव, 438 दिन तक रहे थे वो। ठीक है, लेकिन ये जो अमेरिका के यात्री बने इनका नाम है ये जो इसमें दिया हुआ है फ्रैंक रूबियो, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, फ्रैंक रूबियो। ठीक है, और इन्होंने जो अंतरिक्ष में टाइम बिताया ना वो 371 दिन का टाइम बिताया इन्होंने। इससे पहले जो अमेरिकी यात्री थे उनका जो टाइम था वो 355 का था, इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया 355 का। मार्क वांडे थे वो, मार्क वांडे, और इनका स्थान तोड़ दिया है फ्रैंक रूबियो ने। अमेरिकी यात्री बने अमेरिका के सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले, लेकिन विश्व में सबसे अधिक समय तक 438 दिन रहे थे रूस के वालेरी पोल्याकोव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक साइड में पुस्तकें लिखी हुई हैं और एक साइड में लेखक, तो ये देखना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कीर्ति कौमुदी किसने लिखी थी, कीर्ति कौमुदी, तो देखो सोमेश्वर के द्वारा ही लिखी गई थी, बिल्कुल सही है कीर्ति कौमुदी। वासवदत्ता इसको सुबंधु ने ही लिखा था। ब्राह्मण सर्वस्व ये हलायुद्ध के द्वारा लिखी गई थी। ये तीनों मिलान सही दिए हुए हैं। ब्राह्मण सर्वस्व, विशुद्धिमग्ग इसको लिखा था बुद्ध घोष ने, ना कि जिनसेन ने। ठीक है, बुद्ध घोष ये कर देना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप जो समूह है उसके संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, और ये देखना है उसमें से कौन से सही हैं। इसमें ये प्रशांत महासागर में पड़ता है, गैलापागोस जो द्वीप समूह है उसके बारे में देखना है आपको। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गैलापागोस द्वीप काफ़ी फेमस द्वीप है और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी किनारे की तरफ पड़ता है। तो बाकी स्टेटमेंट दिए हुए हैं उन सभी को देख करके करने की कोशिश करो, बाद में समझा दूंगा इसके बारे में। जैसा कि पहले इसमें इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। दूसरा इसमें ये दक्षिण अमेरिका राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। और बताओ इसमें से दोनों में से कौन सा सही है। देखो इक्वाडोर देश सुना होगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। ठीक है, तो उसी का हिस्सा है ये, ना कि पेरू का। तो इस वजह से ये दूसरा तो इसमें गलत हो जाएगा। और जो इसकी उत्पत्ति हुई है ना वो ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा ही हुई है, तो इस वजह से इसमें पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा ही हुई है और ये पेरू का नहीं है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
केवल एक सही है, दूसरा इसमें गलत है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक साइड में जैन ग्रंथ लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके रचनाकारों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे परिशिष्टि पर्वन को लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा। परिशिष्टि पर्वन किसने लिखी थी? हेमचंद्र ने, इसका 2 हो जाएगा। श्लोक वार्तिक इसको विद्यानंद स्वामी ने लिखा था, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। द्रव्य संग्रह ये नेमिचंद्र ने लिखी और तत्वार्थ सूत्र इसको उमा स्वामी ने लिखा था। 2, 1, 4, 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो एक साइड में पवनें लिखी हुई हैं और एक साइड में उनसे संबंधित देश लिखे हुए हैं। सेंटा आना, हबूब, यामो, मिस्टल। तो बता दो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो सेंटा आना यूएसए से संबंधित है, यानी अमेरिका से संबंधित है, ये यूएसए में ही चलती है। सेंटा आना ये कह सकते हो इसे, या सांता आना, कुछ भी कह सकते हो। जो दक्षिण कैलिफोर्निया है यूएसए का, उस क्षेत्र में चलती है ये, ठीक है। गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है ये, याद रखना किस तरह की पवन है, गर्म और शुष्क स्थानीय पवन। हबूब कहाँ पर चलती है? तो देखो ये सूडान में ही चलती है, ठीक है। धूल भरी जो शुष्क पवन है ये हबूब कहाँ पर चलती है? सूडान में, और ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है सूडान। यामो तो जापान में चलती है। यामो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये अधिकतर जापान से ही संबंधित होते हैं, तो स्पष्ट है। मिस्टल कहाँ चलती है? क्या ऑस्ट्रेलिया में चलती है ये? देखो मिस्टल जो है ये ठंडी ध्रुवीय स्थानीय पवन है। किस तरह की है? ठंडी। और जो भूमध्य सागर है ना, उसका जो उत्तर पश्चिमी जो भाग है उस क्षेत्र में चलती है। जैसे कि स्पेन और जो फ्रांस है वो क्षेत्र इससे अधिकतर प्रभावित होते हैं मिस्टल से। तो ये ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है इसमें, ये तो इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलों के बारे में पूछा जाता है। सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, ये मरुस्थल काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, प्रवाल भित्ति, यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो पर्वतमाला है वहाँ की, और ग्रेट बैरियर रीफ वहाँ की प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी है प्रवाल भित्ति, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक साइड में अभिलेख लिखे हुए हैं, एक साइड में शासक लिखे हुए हैं। उदयगिरी गुहालेख, इसमें क्या बताना है आपको? एक सेकंड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। उदयगिरी गुहालेख किस शासक से संबंधित है? तो देखो चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित है, तो इसमें पहला मिलान तो सही है। अयोध्या अभिलेख ये धनदेव से संबंधित है, तो देखो ये भी ठीक है। तक्षशिला अभिलेख ये पथिक से ही संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख। एरण अभिलेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है क्या? एरण अभिलेख समुद्रगुप्त नहीं, ये कुमारगुप्त दिया हुआ है इसमें, बताइए क्या एरण अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसके बारे में बताऊं मैं, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है इसमें ये गलत दिया हुआ है, और जवाब भी यही है, क्योंकि एरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त शासक हुआ था उसके द्वारा लिखवाया गया था। किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा। और देखो जो ये एरण अभिलेख है ना, इसके बारे में एक चीज़ याद रखो कि जो भारत में सती प्रथा है ना, वो सबसे पहले जो सती प्रथा चला करती थी पहले, तो उसका जो सबसे पहला उल्लेख मिला है वो एरण अभिलेख में ही मिला है, और इसको भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा इलाहाबाद अभिलेख भी है, उसको भी याद रखना। इसको इलाहाबाद अभिलेख को सबसे पहले तो अशोक ने लिखवाया, उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों को लिखवाया। मुगल बादशाह हुआ जहांगीर, उसने भी अपना राज्याभिषेक इसमें लिखवाया था, और फिर अकबर ने इसको कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थानांतरित कराया था, तो इस वजह से इसको इलाहाबाद अभिलेख कहा जाता है। और समझ सकते हो ये 4 राजाओं से संबंधित हो गया, पहले ये कन्नौज में था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। एक साइड में निकाय लिखे हुए हैं, एक साइड में उनकी नियुक्ति। देखो अमेरिका की घरेलू नीति परिषद के निदेशक, ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लो इस क्वेश्चन को।
बताओ कौन सा सही जवाब हो जाएगा, चारों में से देख लो। आपको ये देखना है जो इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखो इसको मैं स्पीड से बता रहा हूँ आपको कि अमेरिका की घरेलू नीति परिषद की निदेशक जो है ये नीरा टंडन है, सही है ये। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार हैं, ये भी ठीक है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश ये अरुण सुब्रमण्यम ही है, ये भी ठीक है। जो इसमें डी दिया हुआ है ये संयुक्त राष्ट्र बाह्य लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष, ये इसमें गलत है। ये कौन है, भारत के हैं, ये सीएजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखना। देखो गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में भी एक चीज़ और याद रखो कि विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO, उसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, उसका बाह्य लेखा परीक्षक भी नियुक्त किया गया है। और जबकि ये जो दिए हुए हैं अरिंदम बागची ये जो जेनेवा में जो है संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है इन्हें, अरिंदम बागची को। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 12। देखो एक साइड में प्रमुख युद्ध हैं और एक साइड में उनकी तिथियों के बारे में लिखा हुआ है। बिलग्राम काफ़ी फेमस युद्ध है, बिलग्राम कह सकते हो या इसे कन्नौज का युद्ध कह सकते हो। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, 1540 में हुआ था ये, ठीक है, 1540 में, इसका 2 हो जाएगा। और जो चौसा का युद्ध हुआ था इससे 1 साल पहले हुआ था, 1539 में, दोनों के मध्य ही हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, ठीक है, इसका 1 हो जाएगा। धर्मत का युद्ध ये भी काफ़ी पूछा जाता है, 1658 में हुआ था ये धर्मत का युद्ध जो हुआ था 1658 में, इसका 3 हो जाएगा। सामूगढ़ का युद्ध ये भी 1658 में हुआ। देखो धर्मत का युद्ध तो मई में नहीं, धर्मत का युद्ध पहले हुआ था ना, तो अप्रैल पहले आएगा। धर्मत का युद्ध हुआ था अप्रैल 1658 में और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था मई 1658 में, तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिलान 2 1 4 3 हो जाएगा। देखो धर्मत का युद्ध जो हुआ था ये औरंगजेब और मुगल सेना यानी कह सकते हो दारा शिकोह के मध्य हुआ था। और जो ये सामूगढ़ का युद्ध हुआ था ये भी औरंगजेब और दारा शिकोह ही समझ सकते हो, औरंगजेब का साथ दिया था इसमें सामूगढ़ के युद्ध में, उसने मुराद बख्श ने, लेकिन इन दोनों में विजयी हुआ था औरंगजेब, याद रखना। तो इसका सही 2 1 4 3 हो जाएगा, इसका सही जवाब 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। एक साइड में देखो मुगल कालीन पुस्तक हैं और एक साइड में लेखक लिखे हुए हैं। शाहजहांनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहजहांनामा काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसको लिखा था इनायत खान ने, ठीक है। इसका सही मिलान हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2। ताजुल मासिर को लिखा था हसन निजामी ने, ताजुल मासिर को किसने? हसन निजामी ने, इसका 1 हो जाएगा। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी थी, इसका 4। और आलमगीरनामा इसका मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, इसका 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 सही जवाब है, 2 1 4 3 ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं बताइए। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे क्या? दूसरा है अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती गोंडवाना की रानी थीं। तो बताओ इन दोनों में से कौन सा सही है। दोस्तों पढ़ते रहो, हंसते खेलते अच्छी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत करो। बताओ कैसे क्वेश्चन लगते हैं आपको क्लास में, किस तरह का रिजल्ट आता है आपका, सब कुछ बताइए। और थोड़ा वेट और कर लो, फिर आपके सामने जो क्लासें हुआ करेंगी डिजिटल पैनल पर मैं भी लूँगा, इस मेरे साथ और भी टीचर होंगे। स्टार्टिंग जितने सब्जेक्टों से होगी उतने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता चलेगा तो सभी सब्जेक्टों की क्लासें हुआ करेंगे। करंट अफेयर्स भी डेली चलेगी, सब कुछ चलेगी, PDF वगैरह सब कुछ आपको मिलेगी, ठीक है। तो पहला देखो इसमें अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो देखो पहला इसका 100% सही है।
अकबर जो था इसने सबसे पहले जो कछवाहा राजपूत हुआ करते थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। देखो अकबर ने आमेर के राजा थे बिहारीमल या इसे भारमल कह सकते हो, उनकी ज्येष्ठ पुत्री जो थी जिसका नाम था हरकाबाई, उससे विवाह किया था, ठीक है, हरकाबाई से। और दूसरा है इसमें अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। तो देखो ये भी ठीक है, कह सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। देखो इसका दुर्गावती का पुत्र था राजा वीर नारायण, वो अल्पवयस्क था, इसी वजह से शासन की जो बागडोर थी दुर्गावती ने संभाली थी और अकबर से युद्ध किया था, काफ़ी वीरता के साथ लड़ी थी ये। तो कह सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला है इसमें कथन कि दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत किया। और दूसरा है इसमें लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी थी। क्या लेनपुल ने दी थी दारा सिकोह को लघु अकबर की संज्ञा? और तीसरा है इसमें नज्म उल बहरीन की रचना हसन निजामी ने की थी। तो बताओ इन सभी में कौन कौन सा सही है। तो देखो इसमें दारा सिकोह ने जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था वो सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत ही किया था, तो समझ सकते हो ये पहला इसमें सही है। लेनपुल ने कहा था कि दारा सिकोह को लघु अकबर, बताओ। तो देखो ये भी सही है, इसका दूसरा भी लेनपुल ने ही कहा था दारा सिकोह लघु अकबर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने, याद रखना। नज्म उल बहरीन की रचना हसन निजामी ने की। हसन निजामी ने की थी क्या? तो देखो ये गलत है, इसमें हसन निजामी ने नहीं की थी। नज्म उल बहरीन की रचना जो की थी ये दारा सिकोह के द्वारा ही की गई थी। तो इसमें जो सही है 1 और 2 सही है, तीसरा इसमें गलत है, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में देखो अधिकारी हैं और एक साइड में संबंधित कार्य लिखे हुए हैं। दीवाने तन जो अधिकारी होता था, क्या पूछा है इसमें, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो दीवाने तन जो अधिकारी होता था ना, उसका जो कार्य था वो जागीर और जो वेतन थे उसकी देखरेख करता था ये, ठीक है। तो इसका पहला सही जवाब है इसमें। मुशरिफ कार्यालय की देखरेख करता था, तो ये भी मिलान ठीक है। और वाक्यानवीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, इसको अच्छे से रट लेना। वाक्यानवीस जो प्रमुख घटनाएं और जो फरमान होते थे ना उनको सूचीबद्ध करता था ये वाक्यानवीस। मुस्ता, देखो ये सेना का नेतृत्व तो नहीं करता था, मुस्ता जो था ये फिर क्या करता था, ये राज्य की जो आय और व्यय थी उसका निरीक्षण करता था, ठीक है, आय और व्यय का निरीक्षण करता था मुस्ता। तो इस वजह से ये जवाब है इसका ऑप्शन डी। अब ये देखो इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में अभ्यास हैं जो 2023 में हुए और एक साइड में आयोजन स्थल हैं कहाँ पर हुए। देखो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, पहली बात याद रखना, सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास होता है भारत और नेपाल के मध्य होता है और कहाँ पर हुआ है, ये पिथौरागढ़ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है। तो ये मिलान इसका 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य हुआ नवंबर दिसंबर में। जायद तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के मध्य होता है और ये दुबई में हुआ है, पोर्ट राशिद में, ठीक है। ये भी ठीक है, इसमें मिलान जो दिया हुआ है अगस्त के महीने में हुआ था 2023 में। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, मित्र शक्ति जो होता है। देखो मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत और श्रीलंका के मध्य होता है और ये पुणे में हुआ है, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। देखो ये मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इम्पोर्टेंट इसलिए है कि UPSC 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, GS पेपर फर्स्ट जो हुआ है उसमें ये पूछा गया है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ था कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास
भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसी से उस क्वेश्चन को कर दिया होगा, क्योंकि जो एक दिया हुआ था वो 3 ऑप्शन में दिया हुआ था। अगर उसी से एलिमिनेट करते तो वो क्वेश्चन आसानी से हो गया होगा। ठीक है, याद रखना मित्र शक्ति जो होता है वो भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, लेकिन संप्रीति जो होता है वो भारत और अब बांग्लादेश के मध्य होता है। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, वो युद्ध अभ्यास हैं। ठीक है, तो देखो ये पुणे में हुआ है, ये भी ठीक है। फ्रिंजेक्स जो युद्ध अभ्यास है, फ्रिंजेक्स, ये फ्रिजेक्स नहीं है, फ्रिंजेक्स कर देना इसे। ठीक है, फ्रिंजेक्स जो युद्ध अभ्यास है भारत और फ्रांस के मध्य होता है, जैसा कि इन दोनों के नाम में ही देख पा रहे होंगे आप। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के मध्य होता है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में हुआ है या केरल में, तो ये भी मिलान ठीक है इसका। तो ये सभी सही हैं, 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से। तारीख हिंद, तारीख दिल्ली, रहला, तबकात नासिरी, ये चारों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी? रहला तो काफ़ी फेमस पुस्तक है। रहला किसने लिखी थी? देखो मोहम्मद बिन तुगलक जो हुए उसी के टाइम में लिखी गई थी। ये काफ़ी फेमस शासक हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका वास्तविक जो नाम था जोना खां था। ठीक है, 1325 से 1351 तक शासन किया था उन्होंने, और पागल सुल्तान भी इन्हीं को कहा जाता है। वैसे काफ़ी विद्वान थे ये मोहम्मद बिन तुगलक, फारसी और अरबी वगैरह जो भाषाएं थी उनका भी अच्छा ज्ञान था। इन्हीं के टाइम में जो इब्न बतूता था ना, वो इन्हीं के टाइम में था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी भी नियुक्त किया था। ठीक है, काजी। ठीक है, रहला जिसका नाम सफ़रनामा भी कह सकते हो, इब्न बतूता के द्वारा ही लिखी गई थी रहला। तो इस वजह से देख लो सी का हो जाएगा 1, सी का 1 हो गया। ठीक है, देखो ऑप्शन में देखो सी का 1 किस में दिया हुआ है, तो वैसे तो देखो 1 से ही आंसर हो गया, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन फिर भी चारों ऑप्शनों को देख लो। तारीख हिंद, देखो तारीख हिंद जो लिखी थी अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी किसके टाइम में था? महमूद गजनवी के टाइम में। याद रखना तारीख हिंद को लिखा गया था किसके द्वारा? अलबरूनी के द्वारा, और ये महमूद गजनवी के टाइम में था। तुर्क था ये महमूद गजनवी, जो था अफ़गानिस्तान का जो गजनी नामक शहर है वहाँ से आया था भारत में। देखो वहाँ पर वंश चला करता था गजनी वंश, उस अलप्तगीन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। उस अलप्तगीन का ही गुलाम था सुबुक्तगीन का ही बेटा था ये महमूद गजनवी, और इसने भारत पर काफ़ी फेमस आक्रमण भी किए थे। भारत पर जो इसने आक्रमण किए थे उन आक्रमणों का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि एक तो उद्देश्य ये था धन लूटना, और एक था मूर्ति पूजा को नष्ट करना। ये 2 उद्देश्य थे इसके, काफ़ी फेमस उद्देश्य थे। ठीक है, और इसके जो युद्ध हैं, एक तो इसने नगरकोट जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश में उसमें किया था 1006 में, फिर उसके बाद 1008 में किया था पेशावर में, वह हिंद का जो दूसरा युद्ध था उस जगह पर। लेकिन जो इसका सबसे फेमस युद्ध है ना महमूद गजनवी का, 1025 में हुआ था। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उस पर आक्रमण हुआ था। देखो ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो था ये लकड़ी का बना हुआ था, उसमें एक सोने का दरवाज़ा भी था, और भगवान शिव की सोने की मूर्ति थी भी। ठीक है, इन सभी को ये और एक खजाना भी था, अपार खजाना इसमें। ठीक है, सभी को लूट करके ले गया था। और जो इसका महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था भारत में, वो भरतपुर में हुआ था। भरतपुर जो आगरा का क्षेत्र है उस क्षेत्र में। ठीक है, जाटों पर हुआ था उसमें, और फिर ये उसमें काफ़ी घायल भी हो गया था। इसके बाद फिर आगे चल करके 1030 में, यानी 3 वर्ष बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और गाजी की उपाधि भी धारण की थी इसने। भारत में गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह पहला मुस्लिम था। याद रखना महमूद गजनवी भारत में गाजी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला। देखो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला। याद रखना, काफिरों का नाश करने वाला। और ये जो उपाधि थी बगदाद के जो खलीफा होते थे उनके द्वारा दी जाती थी। अब बात हुई है अलबरूनी की। देखो अलबरूनी जो था इसके टाइम में यह प्रथम विदेशी था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। पूछा जा सकता है कि पहला विदेशी कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो अलबरूनी था। और 1030 में इसने किताबुल हिंद कह सकते हो या तहकीक हिंद कह सकते हो। एक सेकंड, क्या हो गया? ठीक है, उसकी रचना की थी। फिरदौसी भी महमूद गजनवी के टाइम में था। दरबारी लेखक था फिरदौसी, शाहनामा लिखी गई थी। वैहाकी भी था,
सुबुक्तगीन की जो वो थी ना, इसका पिता था महमूद गजनवी का, उसकी बायोग्राफी लिखी गई थी बैहाकी के द्वारा। छोड़ो, ज़्यादा डीपली मत जाओ, टाइम लगता है ज़्यादा, ठीक है, इतना ही समझ लो, ठीक है। तारीख हिंद अलबरूनी ने लिखी। तारीख दिल्ली, तारीख ए दिल्ली काफ़ी फेमस पुस्तक है, ये खुसरो के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा तारीख दिल्ली। एक सेकेंड, तारीख ए दिल्ली अमीर खुसरो के द्वारा। रहला बताई दिया मैंने। तबकाते नासिरी, ये मिनहाज के द्वारा लिखी गई तबकाते नासिरी। देखो एक का 2 हो गया, नहीं एक का हो गया आपका 3, तारीख हिंद अलबरूनी। तारीख दिल्ली खुसरो 4 हो गया, रहला 1 और इसका 2, 3 4 1 2 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, क्या ये सही है? देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कह सकते हो इसे वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करती है, तो पहला तो इसमें बिल्कुल सही है। कृत्रिम उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रहों को पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। क्या पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है? देखो जब पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसी का फायदा उठाएंगे ना। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो उसी का फायदा उठाएंगे। तो उसी का फायदा उठाते हुए जो कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो पश्चिमी दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं, और इसमें दिया हुआ है पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में, तो ये दूसरा गलत है। तो देख लो इसमें यही पूछा है कौन सा सत्य है, केवल एक सत्य है, इसमें दूसरा गलत है। तो दोस्तों अभी है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें मोहम्मद शाह, दूसरा है जहांदर शाह, आलमगीर सेकंड और अहमद शाह। देखो जहांदर शाह, इसका शासनकाल सबसे पहले देख लो। जहांदर शाह, देखो सभी शासक दिए हुए मुगल वंश से संबंधित हैं, सभी को इतना पता होगा। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। इसने जो शासन किया था 1526 से 1530 तक किया था। 1530 के बाद जो शासक बना था वो हुमायूं बना था, हुमायूं। और हुमायूं का जो शासन काल रहा था काफ़ी उतार चढ़ाव का रहा था। जैसे कि इसने हुमायूं ने 1530 से 1540 तक शासन किया। उसके बाद इसको शेरशाह सूरी ने चौसा के युद्ध में हराया। फिर कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध में 1540 में हराया। तो 15 वर्ष तक सूरी वंश रहा। उसके बाद सूरी वंश के बाद 1555 में फिर उसने हुमायूं ने फिर से मुगल वंश स्थापित कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी 1556 में ही मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की 1556 में ही मृत्यु हो गई थी। जो इसके द्वारा एक शहर बसाया गया था दिल्ली में, दीनपना, उसी के पुस्तकालय से गिनने के बाद, ठीक है। फिर 1556 से 1605 तक शासक बना था अकबर। अकबर का बेटा फिर उसके बाद शासन बना 1605 से 1627 तक, ठीक है, जिसका नाम था जहांगीर। जहांगीर के बाद 1627 से 1658 तक शाहजहां बना था। शाहजहां के बाद जो शासक बना था 1658 से लेकर के 1707 तक ये बना था औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। तो ये सभी जो शासक दिए हुए हैं औरंगजेब के बाद दिए हुए हैं, ठीक है। औरंगजेब के बाद कौन बना था बताओ इन चारों में से? 1707 से देखना है, बताओ। तो देखो इन चारों में तो है नहीं, लेकिन औरंगजेब के बाद जो शासक बना था वो बहादुर शाह प्रथम, जिसे शाह आलम प्रथम कह सकते हो, वो 1707 से 1712 तक बना था। शाह आलम प्रथम के बाद शासक बना था जहांदर शाह 1712 से 1713 तक। तो जहांदर शाह इसमें सबसे पहले आएगा, ठीक है, पहले नंबर पर ये आएगा 1712 से 1713 तक। इसको लंपट मूर्ख भी कहा जाता है, याद रखना। इसने अपना वजीर जो था जुल्फ़िकार खान था इसके टाइम में, उसको बनाया था, ठीक है। इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है इसी को। फिर इसके बाद जो शासक बना था 1713 में कौन बना था? 1713 में बना था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर है इसमें? नहीं है, फर्रुखसियर भी नहीं है। 1713 से 1719 तक शासक बना था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के बाद कौन बना था फिर? देखो फर्रुखसियर के बाद 1719 में बना था मोहम्मद शाह।
तो दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा 1719 से लेकर के 1748 तक बना था मोहम्मद शाह। ठीक है, जहांगीर शाह का बेटा था, रंगीला बादशाह भी इसी को कहा जाता है, मोहम्मद शाह को। इसी ने, और देखो एक चीज़ और याद रखना, जो किंग मेकर हुआ करते थे सैयद बंधु जो थे, दो बंधु थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इन दोनों की हत्या भी इसी के द्वारा, रंगीला बादशाह के द्वारा कराई गई थी, यानी मोहम्मद शाह के द्वारा, याद रखना, जिन्हें किंग मेकर कहा जाता था। और इन्हीं के टाइम में मृत्यु हुई थी किसकी, बताओ किसकी हुई थी? बालाजी विश्वनाथ की। ये भी पूछा जा सकता है कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु किस मुगल बादशाह के टाइम में हुई थी, तो मोहम्मद शाह के टाइम में हुई थी। ठीक है, इसने शासन 1748 तक किया था। नादिर शाह का आक्रमण भी इसी के टाइम में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण किसके टाइम में हुआ था? मोहम्मद शाह के टाइम में हुआ था। और कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बताओ कौन सा युद्ध लड़ा गया था? करनाल का युद्ध 1739 में, जिसमें नादिर शाह विजयी हुआ था। ठीक है, देखो 1748 में इसके बाद शासक कौन बना था? अहमद शाह बना था, अहमद शाह। तो तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा। आलमगीर सेकंड, देखो आलमगीर सेकंड जो बना था 1754 से 1759 तक बना था। 1748 से लेकर के 54 तक रहा था ये अहमद शाह। इसके बाद शासक बना ये 54 से लेकर के 59 तक बना था। तो देख लो इसका 4 ये हो जाएगा। तो सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, फिर सी, बी ए डी सी, बी ए डी सी देख लो। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 8वां कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के भी शेयर भी कर दो। ठीक है, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेस नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, बाय।